अस्सलाम वालेकुम, मैं रीमा शो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, दुनिया का हर शख्स अपने लिए कोई रफ़ीक, कोई तर्जुमान चाहता है जो उसकी हर बात की तायीद करे, उसके हर अमल को वैलिडेट करे, उस पर लगे इल्ज़ाम का जवाब दे। ख़ास तौर पर हमारे सियासी रहनुमाओं और हुक्मरानों के लिए ऐसा शख्स किसी नेमत से कम नहीं, जो उनके कहे हुए अल्फाज और अमल को कानूनी और आइनी तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कर सके। मेरे आज के मेहमान एक माहिर कानून दां हैं, जो अपने सियासी रुफ़क़ा के लिए वाकई किसी नेमत से कम नहीं। बहैसियत वकील वो अपने पार्टी के लीडरान का दिफा कानूनी अदालतों में भी करते हैं और आवाम की अदालतों में भी, और क्या खूब दिफा करते हैं। आइए मिलते हैं जनाब बाबर ईवान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बाबर साहब आप? अल्लाह का करम। बाबर साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका नाम मुग़ल शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के नाम पर रखा गया, मगर आप ज़हीरुद्दीन इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ बाबर इस्तेमाल करते हैं, इसकी क्या वजह? ये कोई मेरी चॉइस नहीं है। मैं जब इसी शहर में पढ़ रहा था तो यहाँ एक ही उस वक्त कॉलेज होता था और उस कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन का मैं प्रेसिडेंट बना। अगले दिन जो खबर छपी अखबार में वो ये थी कि फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ के प्रेसिडेंट ज़हीरुद्दीन और बाबर अवान बन गए दोनों। तो इसलिए फिर दोस्तों ने कहा कि बाबर अवान ठीक है और ज़हीरुद्दीन को लोग पसे पुष्ट ले गए। अच्छा, कहोटा के करीब आपका एक छोटा सा गांव जहां पर आप पैदा हुए, तो बचपन की वो खूबसूरत कोई यादें जो आप शेयर करना चाहें? दैट गाँव इज़ माई 6th जनरेशन इन पंजाब। उससे पहले जो मेरे 7वें दादा हैं वो मज़ार शरीफ में दफन है, 8वें भी वहाँ पे हैं, और मेरे जो 9वें जद्दे अमजद हैं वो सीरिया से आए थे। नस्लन हम बद्दू हैं और फिर टर्नड इनटू अ पश्तून एंड देन कमिंग टू पोठवार। मेरी जो पैदाइश है वो जामा मस्जिद रोड पिंडी में मेरी हुई। गांव में मेरी जड़ें हैं, मेरी नस्ल है, मेरा घर है। क्या फ़र्क महसूस करते हैं गाँव और शहर की ज़िंदगी में? मैं चूँकि मेरा गांव यहाँ से 26 मिनट की 26 मिनट की ड्राइव पे है और फिर मेरी यहाँ पे भी ज़मीन है, मोटरवे साइड के ऊपर भी है, वहाँ भी है, इसलिए मैं गांव में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ। रहता मैं शहर, बसता शहर में, वो रहता गांव में। दिली और दिमागी दोनों तौर पर? नहीं, फिज़िकली भी। फिज़िकली भी। कितने बहन भाई बाबर साहब? बहन अनफॉर्चुनेटली नहीं थी, इसलिए जब मैं पैदा हुआ तो मेरी अम्मी जी ने, आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और अल्लाह ताला उनको उम्र खिज़र दे, उन्होंने बेटी के कपड़े मेरे लिए बनाए थे। तो देन आई प्लेड अ रोल ऑफ बेटी फॉर हर थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन मेरे हम 6 भाई थे, 2 खुदा उनको गरीक रहमत करे, एक मेरे बड़े भाई लास्ट ईयर ही डाइड ऑफ कैंसर, मिस्टर खालिद अवान। तो मेरा जो सबसे करीबी दोस्त था हुमायूं खान, ही पास्ड अवे अबाउट 14 ईयर्स बैक। तो आप अपने दोनों भाइयों की फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं? जो हो सकता है करना चाहिए वो डेफिनेटली, बल्कि मैंने कई लोगों को कहा और मैं ख़ुद इस पे ईमान और ईकान रखता हूँ कि जब भाई से ख़ास तौर पे प्यार का उस वक्त पता चलता है जब वो ना रहे, फिर आपका इम्तहान होता है। वो तो निकल गया ना, सच्चे जहान चला गया, तो अल्लाह की मेहरबानी में कभी फेल नहीं हुआ इस इम्तहान में। अम्मा के ज़्यादा नज़दीक थे बचपन में या अब्बा के? आई वॉज वेरी क्लोज टू माई फादर। He had a very overwhelming personality, height, beauty, voice, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। आपको लगता है वो तमाम खूबियाँ जो वालिद के अंदर थी आपके अंदर भी हैं? तमाम तो नहीं हो सकती, लेकिन छोटा मोटा कुछ होगा। तमाम उनमें इतनी खूबियाँ थी जो मैंने चूँकि देखी हैं। नॉट दैट ही वाज माय फादर, आई लॉस्ट हिम एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ माई एज, लेकिन जो है वो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो अक्स होगा। बाबर साहब, वकालत से सियासत की तरफ आना कैसे हुआ? धक्का ही कहा जा सकता है। सियासत में आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। मेरे साथ आसिफ साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने कोई 3 साढ़े 3 साल मुसलसल मुझे उकसाया और बहस की
और फिर एक वाक़या हुआ जिस दिन मैं तैयार हुआ कि ओके आई जॉइन द प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। वाक़या ये था कि मैं इनका केस कर रहा था और शहीद बीबी का भी मैं केस कर रहा था। तो एक और बहुत बड़े वकील हैं, इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड नेम इन द कंट्री, वो और मैं दोनों एक केस में इकट्ठे हो गए। कोई और केस उसी बेंच में लग गया जहाँ ये सारे लोग बैठे हुए थे। तो ये दिस वाज अ शो डाउन। तो जब वो केस ख़त्म हो गया तो इंसिडेंटली मेरे हक़ में फ़ैसला हुआ, या जिस तरफ से मैं था उनके हक़ में फ़ैसला हुआ, यूँ कहना चाहिए। जब वो निकल गया तो मुझे प्रेसिडेंट साहब ने बुला के कहा कि मुझे बताओ ये कितना एक बड़ा वकील है। तो मैंने कहा ठीक ठाक वकील है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा इसमें से इस तरह करो कि तुम लॉ मिनिस्ट्री निकाल दो तो कितना बचता है। तो मैंने कहा इतना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब इसमें से तुम पीपल्स पार्टी निकाल दो तो कितना बचता है। मैंने कहा इतना। तो फिर उन्होंने कहा कि अब इसमें से तुम सियासत निकाल दो तो कितना बचता है। तो मैंने कहा फिर हिसाब का बचता है, बहुत सारे और लायक वकील हैं इसी तरह से। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं 3-3.5 साल हो गए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आई, आज तुम्हें समझ आ गई। मैंने कहा जी आ गई। एंड देन आई जॉइन दी पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी सेक्रीफाइसेस देनी पड़ती है। बच्चों का हक, उनके जो पैसे, बीवी का टाइम, अम्मी जी का टाइम, रिश्तेदारों के टाइम, बाज़ औक़ात अपना टाइम, बाज़ औक़ात वो सारा वायलेट करके सारा कुछ आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे होते, अपनी ज़ात से उठ के दूसरों के लिए कर रहे होते हैं। इफ़ यू आर फेयर। लेकिन आप जो अपनी ज़ात की नफ़ी कर रहे थे वो अपनी पर्सनल फैमिली के लिए नहीं कर रहे थे, आप अपनी पार्टी के लोगों के लिए कर रहे थे। ज़ाहिर है जब तक आप अपनी चीज़ें, ये जो मैंने थोड़ी बहुत कही और बहुत सारी और भी हैं, ये सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, बहुत सारी लिबर्टीज़ हैं जो आप सेक्रीफाइस करते हैं, पर्सनल लाइफ आप सेक्रीफाइस करते हैं, ये सारा सेक्रीफाइस करके फिर आप अपनी ज़ात से बाहर निकलते हैं, अपनी ज़ात से ऊपर उठते हैं, फिर आप इस काबिल हो जाते हैं कि आपने पर्सनल लाइफ की बात की तो बेगम तो बहुत नाराज़ नहीं होती होंगी कि टाइम नहीं देते? बिल्कुल नहीं, बेगम इज़ वेरी काइंड, बल्कि आई एम वन ऑफ दोज लकीएस्ट पीपल में बी इन द वर्ल्ड जिनको इतनी ज़्यादा सपोर्ट है। मेरी जब मोहतरमा के केस में पहली दफ़ा मुझे गिरफ्तार किया जाने लगा, आपको पता है केसेस वो अब भी चल रहे हैं। जी जी। पीपल्स पार्टी वालों के केसेस कभी ख़त्म नहीं होते, वो दूसरे मुकद्दर के सिकंदर हैं जिनके ख़त्म हो जाते हैं जल्दी। तो मैंने बेगम को बताया, मैंने कहा कि आई विल बी अरेस्टेड टुडे। मुझे रात को बता दिया था किसी ने उस वक्त की गवर्नमेंट में से कि सुबह आपको पकड़ लेंगे। और मैं निकला, मेरे साथ मेरे गार्ड वार्ड भी थे, ड्राइवर भी था, मैं बैठ गया जीप में। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने मुझे घेर लिया और घेर के कहा कि जी आप आइए, आपको मैं गिरफ़्तार करता हूँ, जो कॉन्टिजेंट का सरबराह था। तो मैंने निकलने से पहले मैंने बताया, मैंने कहा यास्मीन देयर इज़ अ चांस ऑफ, उसका भी एक बैकग्राउंड है वो मैं आपको बताता हूँ, माई अरेस्ट टुडे। तो मुझे उसने कहा कि हिम्मत नहीं हारना, गिरफ्तारी शरी अगर हो जाए या कोई इस तरह की, तो बी स्ट्रॉन्ग। आपकी पूरी सपोर्ट आपके साथ। मैं तो इतना तगड़ा होकर घर से निकला मैंने कहा मुझे तेरी फिक्र थी, तू कह रही है, मैं घबराऊँ नहीं। तो सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। जिस दिन ये गिरफ्तारी हुई उससे पहले दिन भी प्रेसिडेंट जरदारी साहब, मैं उस वक्त लोग हमारे पास नहीं होते थे, 2-3 लोग, राजा परवेज़ अशरफ साहब, काजी सुल्तान महमूद साहब, ये 2 आते थे हमारे लोग ये, और प्रेसिडेंट की सिस्टर डॉक्टर रदरा वो मेरे साथ होती थी, और एक मेरा मुंशी और एक मेरा भतीजा तनवीर, वो लॉ कर रहा था लेकिन मेरी गाड़ी में ड्राइवर की बजाय मैं कहता था तुम चलाओ, तो वो चलाता था। तो मुझे जब हम केस करके निकले तो मुझे प्रेसिडेंट, हम जिस तरह मिलते थे बदुओं की तरह एक दूसरे को मिल के, तो मुझे कहने लगे कि ओके सी यू डार्लिंग टुमारो इन द जेल। मैंने कहा व्हाट हैव यू सेड, से दैट अगेन। तो कहने लगे कि तुम्हें कल तेरे साथ मुलाकात हो जाएगी जेल में। तो हंस के चले गए। तो नेक्स्ट डे मैं लिटरली मैं जेल में था, वो मुझे पकड़ के ले गए, ये केस नहीं चलने दे रहा। फिर आपने देखा वो टेपें जब पकड़ी गई सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई कि एक उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब चीफ जस्टिस से बात कर रहे हैं, एक उस वक्त के जो एहतसाब के इंचार्ज साहब थे वो एक जज साहब से बात कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं, और वो जुमला मेरे बारे में कि वो केस चलन नहीं देंदा। बाबर साहब, बुनियादी तौर पर आप क्रिमिनल लॉयर हैं या कॉर्पोरेट लॉयर? माई स्पेशलिटी इज़ द इकोनॉमिक क्राइम। जो क्रिमिनल लॉ है उसकी भी बड़ी ब्रांचेज हैं। मोस्टली तो क्रिमिनल लॉ समझा जाता है ये कि मार पिटाई हो गई, कोई कत्ल हो गया, कोई ज़ख्मी हो गया, कोई उठा ले गया, ये क्रिमिनल लॉ है। बट इकोनॉमिक क्राइम इज़ मोर सोफिस्टिकेटेड, इट इज़ वेरी टेक्निकल, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में मेरे जितने इकोनॉमिक क्राइम के केसेस मैंने लड़े, और पाकिस्तान के 4 सूबों की गालिबन कोई बड़ी फैमिली नहीं है
जिसका मैंने केस न लड़ा। जब आपने 2 दफ़ा इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, 1997 में और 2002 में, मगर आप हार गए, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? वोट नहीं दिए होंगे लोगों ने, और क्या वजह होती है क्यों जो इलेक्शन नहीं हार जाए उसमें हौसला? इसलिए कि एक इलेक्शन जो आपने 2002 का कहा मैंने जो लड़ा, वो यहीं से लड़ा जहाँ हम बैठ के बात कर रहे हैं। वो इलेक्शन तो मैंने जीत लिया था, रात को जीत लिया था, सुबह मैं इलेक्शन हार गया। मुझे शहीद मोहतरमा ने कहा, बहुत सारे सहाफ़ी यहाँ इस शहर के और बड़े एंकर्स भी गवाए, उन्होंने कहा कि आई वांट यू टू फाइल एन इलेक्शन पिटीशन। मैंने कहा मैंने कबूल कर लिया है, फेट ए कंपलाई। हार गए का मतलब जिस तरह से भी हार गए तो फिर कबूल करना चाहिए। मैं समझता हूँ यही स्पिरिट उनके सारे सियासतदानों में, जो ये इलेक्शन हार गए उनको सब्र करना चाहिए, अगले इलेक्शन की तैयारी करना चाहिए। हार जाए तो फिर ये ना कि पांचे में मेरा पाँव आ गया था, हार कबूल करने के हौसले होने चाहिए। अगर हौसला नहीं है तो फिर ये काम नहीं हो सकता, फिर कोई और काम हो सकता है। आपको सदारती अवार्ड हुस्न बराए कारकर्दगी भी दिया गया, क्या किसी सिटिंग मिनिस्टर को ये अवार्ड दिया जा सकता है? रिसर्च पे मिला था सितारा इम्तियाज़, मेरी लाइफ लॉन्ग रिसर्च है, लॉज इन कुरान के हवाले से है, बाकी रिसर्च थी उसके ऊपर। और दूसरा उससे बड़ा जो है सिविलियन सबसे बड़ा एजाज़ वो भी मुझे मिला है अभी, जो 18th अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है पार्लियामेंट की, उसके सारे दोस्तों को मिला, एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट। निशान इम्तियाज़ इज़्ज़त रब देता है। ये जो आप कह रही हैं ना फलाना ये सोचता है और कहता है, ये सारे इनको मैं कहता हूँ कि ये जो नारे नमरूद है ना जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका गया था, उसके इर्द गिर्द 2 चीज़ें बैठी हुई थी। एक तरफ अबाबील थी, पानी के कतरे फेंक के अपनी नीयत जाहिर कर रही थी कि मैं इब्राहीम के साथ हूँ और रब के इस नबी की आग को मैं ठंडा करूँगी। दूसरी तरफ छिपकलियाँ थी, छिपकलियाँ बहुत हैं, वो फूके मार रही थी कि आग बढ़े, लेकिन वो आग अंदर लग जाती है अपने, किसी का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हसद में। बाबर साहब, आप कुरानी कवानीन पर भी गहरी नज़र रखते हैं, क्या हमारे हुक्मरान वो सब कुछ कर रहे हैं जो कुरान और इस्लाम ने उन पर फ़र्ज़ किया है? हुक्मरान तो कोई लफ्ज़ नहीं है, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की इमानत होती है, अगर कोई इख्तियार या इक़्तिदार मिले, और लोगों की भी इमानत होती है, यही समझना चाहिए और इसी तरह उसको इस्तेमाल होना चाहिए। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे ही इस्तेमाल होती है। वो एक ज़िम्मेदारी है, ये वॉलंटियर काम है, इसलिए पहले तो जो वॉलंटियर करता है किसी काम के लिए, दैट्स अ ग्रेट थिंग आई बिलीव। और फिर ये कि क्या कौन सा काम किस रिचुअल के मुताबिक हो रहा है, और फिर क्या किसी को, देयर इज अ ब्यूटीफुल सेइंग इन विच आई बिलीव, इट्स अ लॉन्ग फिलोसोफिक एकेडमिक एक्सरसाइज, कि एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट। हर जो बड़ा नेक आदमी होता है उसका माजी भी हो सकता है, एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। और अगर कोई गुनाहगार है तो उसके लिए ये जो निज़ाम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर दफ़ा हर आदमी के लिए एक नया दरवाज़ा वो खोलता है, एक माफ़ी का, रुजू का, वापसी का, तौबा का, अच्छाई का, और जिसमें ये हिम्मत है कि वो किसी जगह जाके ये सोचे कि मैं अब वापस आना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खूबी है। मेरा ये ख्याल है कि लोगों के एक एक अमल पे अलग-अलग तो बात करनी चाहिए, किसी के बारे में फतवा नहीं देना चाहिए। बाबर साहब, हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है रैपिड रिस्पांस। आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, आपने यू आर ऑलरेडी वेरी रैपिड। अगली हुकूमत किस पार्टी की होगी? PMLN, MQM? अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की इंशाल्लाह होगी। What about MQM? MQM is our coalition partner. We would like to see MQM in the next government as a coalition partner again. मौजूदा हुकूमत की बड़ी नाकामी क्या है? मईशत, करप्शन? मौजूदा हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि उसने बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया, बेहौसला हो के मीडिया ट्रायल उसका जवाब नहीं दिया, लोग कहते रहे और हम सुनते रहे। और हमारा जो मौक़िफ़ था वो ये रहा कि नफ़रत की ज़द में हूँ तो बड़े सख्त जान हैं, हम अहले दिल हैं, हमको मोहब्बत की मार दो। अगर दोबारा काबीना में शामिल किया जाए तो कौन सी वजारत लेना पसंद करेंगे? वजारत दिफा, वजारत खारजा?